गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमेटोलॉजी का अध्ययन खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए पौधे की प्रजनन प्रणाली, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी जानवरों के खान पान की आदत और ऑप्शन डी में क्या है, हड्डियां। तो हिमेटोलॉजी का अध्ययन मतलब रक्त विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी रक्त विज्ञान। ठीक है, क्योंकि हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है रक्त। ठीक है, और डेंट्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है, पौधों की प्रजनन प्रणाली और टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन। ठीक है, वायरोलॉजी मतलब विषाणुओं का अध्ययन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, दूसरा प्रश्न है, मॉर्फोलॉजी क्या है? ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कीड़ों का अध्ययन, ऑप्शन बी मानव विकास का अध्ययन, ऑप्शन सी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, ऑप्शन डी जीव और पर्यावरण परस्पर निर्भरता का अध्ययन। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन? मॉर्फोलॉजी का अध्ययन। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब आकार की। ठीक है, आकार की। जीव विज्ञान की वह शाखा होती है, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं या किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में दिया है, देखो, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। मॉर्फोलॉजी का अध्ययन जीवों की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? याद रखेंगे मॉर्फोलॉजी का अध्ययन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मनुष्य के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला क्या दिया है? ऑप्शन पहला में है आर्कियोलॉजी, ऑप्शन दूसरा है आर्कियोलॉजी, ऑप्शन तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी और ऑप्शन चौथा में क्या दिया है? एंड्रोलॉजी। तो मनुष्य का अध्ययन होता है किसमें होता है? ठीक है, मनुष्य के अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में होता है। ठीक है, याद रखेंगे एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य के अध्ययन करने वाली शाखा को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। कुछ की पॉइंट्स है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, है ना, एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास और रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। और आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। ठीक है, और इक्थियोलॉजी क्या है? ठीक है, इक्थियोलॉजी। ठीक, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, और एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एंड्रोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, जंतु विज्ञान की शाखा का मानव जाति, ठीक है, मानव जाति समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। ठीक है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का, है ना, मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। ऑप्शन दिए हैं चार, ए एम्ब्रियोलॉजी, बी जियोग्राफी, सी फिजियोलॉजी और डी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। ठीक है, क्या आएगा? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है,
एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी अनुवांशिकी, ऑप्शन डी क्रमागत उन्नति। ठीक है, तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, भ्रूण, हाँ भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए भ्रूण विज्ञान। ठीक है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान, है ना, शरीर के क्रिया विज्ञान, कार्यकी का अध्ययन। और अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, जिसमें अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये अनुवांशिकी का अध्ययन हो गया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी मतलब क्या हो गया? शरीर के क्रिया विज्ञान और कार्यकी का अध्ययन। ठीक है, अनुवांशिकी मतलब विभिन्नता एवं अनुवांशिकता का अध्ययन। ठीक है, और क्रमागत मतलब एक पीढ़ी से, मतलब पीढ़ी के लक्षणों, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। ठीक है, प्रश्न है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन का नाम को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान में निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन है विकृति विज्ञान, बी क्रिया विज्ञान, और सी फाइटोपैथोलॉजी और डी फोटोमॉर्फोजेनिक। पौधे के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी, ऑप्शन सी। ठीक है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिसे पौधे विरोध करते हैं, संक्रमण से बचने के लिए संक्रमण से सामना करते हैं, फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवित चीजों पर। ठीक है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन और मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत लिया गया है? तो एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, डेस्मोलॉजी। ठीक है, डेस्मोलॉजी। तो जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा से लिए गए हैं? तो एडाफोलॉजी। याद रखेंगे, टर्म बहुत जरूरी है। किसी भी शाखा, किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, बहुत जरूरी है, कई एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो एडाफोलॉजी में क्या है? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? मतलब लीवर। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें यकृत के उपचार और उसके अध्ययन से संबंधित है, मतलब लीवर का अध्ययन पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? हेल्कोलॉजी, ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी, ऑप्शन सी हेट्रोलॉजी और ऑप्शन डी क्या है? जेरियोट्रिक्स। ठीक है, जेरियोट्रिक्स। तो हिप्टोलॉजी क्या है? हिप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, लीवर, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ उसके विकारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
उसकी विकारों का अध्ययन किया जाता है। तो हेप्टोलॉजी में लीवर के उपचार और उसका अध्ययन किया जाता है हेप्टोलॉजी में, ठीक है। और हेल्कोलॉजी क्या है, ठीक है, हेल्कोलॉजी में क्या है, अल्सर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और जेनेट्रिक्स में बुजुर्गों के स्वास्थ्य के देखभाल का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है जेनेट्रिक्स में, ठीक है। ओल्ड पीपल, ठीक, बुजुर्गों का अध्ययन किया जाता है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है, क्या कहलाता है शाखा, जीवों के वर्गीकरण, ठीक है, किससे संबंधित है, वर्गीकरण विज्ञान से, नोथोलॉजी से, शरीर रचना विज्ञान से, या सेरो विज्ञान से। तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है, शाखा का नाम क्या है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित कौन सी शाखा है, तो वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है। और साथ ही सन याद रखेंगे, सन 1735 में कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया, ठीक है, के आधार पर वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोथोलॉजी, ठीक है, नोथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन, शरीर रचना विज्ञान, मतलब ये याद रखेंगे, बहुत जरूरी चीज है। नोथोलॉजी क्या है, धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन, ठीक है। और शरीर रचना विज्ञान क्या है, शरीर रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन, एनाटॉमी, ठीक है। और सेरोलॉजी क्या है, जिसको लिग्नोलॉजी बोलते हैं, नदी, झील, तालाबें और जलप्रपातों आदि अर्थभूमि और जो समुद्र से अलग है, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। जो समुद्र से अलग है, जैसे क्या है समुद्र से अलग, नदी है, झील है, तालाब है, जलप्रपात इत्यादि, इसे सरोविज्ञान कहते हैं या लिग्नोलॉजी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, जंतु विज्ञान जानवर या एनिमल का अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विज्ञान की एक शाखा, ठीक है, विज्ञान की एक शाखा जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक, आया समझ में, एक बार और पढ़िए। विज्ञान की एक शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, और उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। कुछ की पॉइंट है, समझेंगे, क्योंकि ये सभी शाखा की परिभाषा जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवन पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, ठीक है। तो एक्सोबायोलॉजी ऑप्शन दिए है, ऑप्शन 4 है, पहला एंटेमोलॉजी, दूसरा एक्सोबायोलॉजी, तीसरा माइकोलॉजी, और चौथा क्या है, जीवाश्म विज्ञान। तो एक्सोबायोलॉजी का क्या है, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, ठीक है, मतलब संभावनाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक्सोबायोलॉजी याद रखेंगे, जीवन और पृथ्वी से परे, पृथ्वी या जीवन से परे मौजूद जीवन की संभावना, मतलब संभावना व्यक्त करने का अध्ययन, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स समझते हैं। एंटेमोलॉजी, ठीक है, एंटेमोलॉजी क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, देखो एंटेमोलॉजी क्या है, एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटेमोलॉजी, टर्म को याद रखेंगे, टर्म्स बहुत जरूरी है। माइकोलॉजी क्या है, माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन, ठीक है, माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन।
है ना। जीवाश्म का अध्ययन पेलियोंटोलॉजी, ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन इंग्लिश टर्म से ये भी याद रखेंगे के अंतर्गत प्राणियों और पादप के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म अवशेषों मतलब जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान तत्वों और मानव जैसे प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। खालिस्तान तत्वों और मानव जैसे प्रजातियों जैसे कि बंदर हो गया, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। तो व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी और प्राइमेटोलॉजी या एपोलॉजी। क्या कहलाता है? हाँ, प्राइमेटोलॉजी, ठीक है, प्राइमेटोलॉजी, सी, ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेटोलॉजी, ठीक है। प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव जैसे प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। और लोक वनस्पतिकी मतलब एंथ्रोबोटनी क्या है? एंथ्रोबोटनी का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। प्राइमेटोलॉजी मतलब तत्व और मानव जैसे प्रजाति जैसे बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? बहुत जरूरी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मकड़ियों का अध्ययन करने वाली शाखा का क्या नाम है? आर्किनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या एपियोलॉजी या साइनोलॉजी, ठीक है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्किनोलॉजी, ऑप्शन ए आर्किनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी क्या है? मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। ये भी पूछा जाता है, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिकोलॉजी, ठीक है, एपिकोलॉजी। और साइनोलॉजी क्या है? साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। और एपिलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी में मानव संस्कृति व सभ्यता, का अध्ययन किया जाता है। आर्किनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, सेरोलॉजी खाली स्थान का अध्ययन है। सेरोलॉजी में किसका अध्ययन है? अभी देखे हैं, सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकलियों का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन है, ठीक है, छिपकलियों का अध्ययन है सेरोलॉजी, ठीक है। तो मच्छर के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन, ठीक है। और सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। ये भी पूछा जाता है, सांप का अध्ययन करने वाली कौन सी शाखा है? सर्पेंटोलॉजी, ठीक है।
ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, यही पूछा है प्रश्न में। सेरोलॉजी का अध्ययन छिपकलियों, ठीक है, छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी में किया जाता है। ये प्रश्न है 15 नंबर का। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं अनुसंधान से तैयार करता है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे प्रश्न। खालिस्तान दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण, ठीक है, अनुसंधान से तैयार करता है। ठीक है, ऑप्शन ए एथनोग्राफी, ऑप्शन बी कल्चरल रिलेटिविज्म, ऑप्शन सी एथनोसेंट्रिज्म और ऑप्शन डी क्या है, एथनोबॉटनी। ठीक है, ठीक है, इसमें से बताना है एथनोग्राफी क्या है। एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों के व्यवस्थित अध्ययन को एथनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण और अनुसंधान से तैयार करता है, तो यही तो है एथनोग्राफी। ठीक है, एथनोग्राफी लोगों के संस्कृति के व्यवस्थित ज्ञान है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। ठीक है, और सांस्कृतिक अपेक्षावाद, है ना, सांस्कृतिक अपेक्षावाद प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझाने के प्रयास करते हैं। ठीक है, और एथनोबॉटनी क्या है। एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक वह शाखा है जहां वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों, ठीक है, संबंधों का वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, ये आया समझ में। 16 नंबर का प्रश्न क्या है, दस्तावेज है, खालिस्तान दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं वह अनुसंधान से तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला एथनोग्राफी। एथनोग्राफी दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण करते हैं, साथ ही अनुसंधान से तैयार करते हैं। तो एथनोग्राफी याद रखेंगे। ठीक है, अगला है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। ऑप्शन डी है पहला एंटेमोलॉजी, और दूसरा में है ऑर्निथोलॉजी, तीसरा है बायोलॉजी और चौथा क्या है सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी में तो सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों के अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं। मतलब प्राचीन काल के जानवरों, ठीक है, पौधों व अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी पॉलिटोलॉजी, ऑप्शन डी में क्या है फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो प्राचीन काल के जानवरों और पौधों अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान, मतलब पेलियोंटोलॉजी। ठीक है, पेलियोंटोलॉजी मतलब जीवाश्म विज्ञान। प्राचीन काल, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, प्राचीन काल के जानवर और पौधे या अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों मतलब जीवाश्मों, ठीक है, जीवाश्म का चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान। मतलब पेलियोंटोलॉजी, ठीक है, पेलियोंटोलॉजी मतलब जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर
तीसरा ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, प्राचीन काल के जानवरों एवं पौधों या अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेष का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पेलिएंटोलॉजी खाली स्थान के अध्ययन से संबंधित है। पेलिएंटोलॉजी खाली स्थान के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए हड्डियों, ऑप्शन बी जीवाश्मों, ऑप्शन सी कठोर कोषों, या ऑप्शन डी क्या है, पंखों। तो पेलिएंटोलॉजी अभी देखे हैं। ठीक है, पेलिएंटोलॉजी मतलब रिमाइंड करा देते हैं, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। तो पेलिएंटोलॉजी मतलब जीवाश्म अध्ययन, तो जीवाश्मों का अध्ययन या अवशेष ठीक है, जीवों के अवशेष। ठीक, अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान मतलब फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक, जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। ठीक है, घास या चारा। ठीक है, पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ए में क्या है, अस्थि सुदृढ़ता, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी विक संबंधी विफलता। तो क्या आएगा, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, कैंसर। ठीक है, कैंसर, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है, एक शाखा है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो कैंसर रोग से कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। इसे कर्क रोग कहते हैं, इसे कर्क रोग भी कहते हैं। और ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग भी कहते हैं। और सुशीलता क्या है, अस्थि सुशीलता क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, यह उम्र संबंधी विकार है। यह उम्र संबंधी विकार है जो हड्डियों में यह विकार होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह हड्डियों में होती है, कुछ टिप्स है। अस्थि मतलब यही है, बोन, अस्थि मतलब बोन। ठीक है, पर जैसे कुछ अस्थि के कुछ पदार्थों की कमी से अस्थि भंग या प्रबल संभावना है, अस्थि भंग या प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह क्या है, एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर, मधुमेह मतलब डायबिटीज। ठीक है, अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय मतलब पेनक्रियास की बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। विक संबंधी विफलता क्या है, रीनल फेल्योर, विको की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यूरेमिया हो सकता है, यूरेमिया होता है, जो बहुत खतरनाक विक की विफलता का मुख्य कारण है। ठीक है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, यूरेमिया, एक रोग है यूरेमिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान क्या है। कवक विज्ञान क्या है। ठीक है, बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, या वायरस का अध्ययन, या परजीवी का अध्ययन। क्या है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान कवकों की वह शाखा होती है जिसमें कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आदि का अध्ययन किया जाता है। तो कवक विज्ञान, कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, एपीकल्चर क्या है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, पिछले कुछ क्वेश्चन में चर्चा भी किए थे। ठीक है, एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। और सोरोलॉजी में
सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, सोरोलॉजी, ठीक है, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। छिपकलियों का अध्ययन, ठीक है, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। और मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, ठीक है, मछलियों का अध्ययन ये भी पूछा जाता है। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन, मतलब कवक विज्ञान में कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है, या कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान में किया जाता है। दोनों का एक ही मतलब है। अगला प्रश्न है हमारा, माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? सरल क्वेश्चन। माइकोलॉजी का अध्ययन में कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक, मानव कोशिका, विषाणु, कवक, जीवाणु। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, कवक विज्ञान, सॉरी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी नींद, ऑप्शन सी सपने, ऑप्शन डी रंग। तो ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हाँ, ओनेरियोलॉजी में सपने का अध्ययन किया जाता है। ओनेरियोलॉजी में सपनों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है, ठीक है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच संबंधित स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। मतलब ओनेरियोलॉजी में सपने से संबंधित या मस्तिष्क के कार्यों, ठीक है, सपने से संबंधित मस्तिष्क के कार्यों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सेरीकल्चर किसमें संबंधित है? किससे संबंधित है सेरीकल्चर? ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी पौधों का विकास, रेशम, ऑप्शन सी रेशम के कीड़ों का पालन, ऑप्शन डी मत्स्य पालन। सेरीकल्चर, ठीक है, समझेंगे सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत, ठीक है, रेशम के कीड़ों के पालन, उससे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो सेरीकल्चर का अध्ययन रेशम के कीड़ों का पालन, ठीक है, कीड़ों के पालन व उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर क्या है? ये भी पूछा जाता है। पीसीकल्चर याद रखेंगे। पीसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर, ठीक है। अगला प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? नाम से स्पष्ट है, जहर मतलब विष, जहर मतलब विष, मतलब टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी में जहर या विष का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीव के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन है, जिस यह संबंधित विधा को या विष विज्ञान इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म या चिकित्सा एवं जांच आदि से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, टेक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टेक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, ठीक है। टेक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित किससे है? ऑप्शन ए जैव विविधता, ऑप्शन बी कर ढांचा, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान की एक शाखा, ऑप्शन डी मानव व्यवहार का अध्ययन। जैव विविधता मतलब जीव में जो विविधता है उसको वर्गीकृत करने की एक शाखा है, जिसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं,
ठीक है। ऑप्शन ए जैव विविधता, जैव विविधता में वर्गीकरण, ठीक है। जैव विविधता में मतलब टेक्सोनॉमी, मतलब वर्गीकी विज्ञान, इसे वर्गीकी विज्ञान भी बोल सकते हैं। ये नाम टर्म्स याद रखेंगे, इंग्लिश टर्म्स है टेक्सोनॉमी, वर्गीकी विज्ञान, ठीक है, वर्गीकी विज्ञान, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। टेक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। दूसरा, आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस, ठीक है, वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इसे समझाया है या इसे वर्गीकृत किया है। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। द्विनाम प्रणाली किसने दिया है? द्विनाम प्रणाली से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विनाम प्रणाली कैरोलस लिनियस ने दिया है, ठीक है, कैरोलस लिनियस ने दिया है द्विनाम प्रणाली में। द्विनाम प्रणाली मतलब पहला, प्रत्येक प्रणाली का नाम का प्रथम शब्द क्या होता है? वंश, प्रथम शब्द वंश, ठीक है, और दूसरा शब्द जाति, मतलब पहला शब्द क्या रहता है? वंश, और दूसरा शब्द क्या रहता है? जाति, ठीक है, जाति। तो द्विनाम प्रणाली किसने दिया है? कैरोलस लिनियस ने, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, कैरोलस लिनियस ने। याद रखेंगे। टेक्सोनॉमी का मूल रूप संबंधित किससे है? जैव विविधता, जैव विविधता है ना, जैव विविधता का अध्ययन टेक्सोनॉमी में किया जाता है या उससे संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है या पैलेंटेनो, ये भी नाम याद रखेंगे जीवाश्म विज्ञान को, ठीक है, पैलेंटोलॉजी, ठीक, पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म से कार्बनिक विकास या प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, ठीक है, जिससे मृत सदियों के परिरक्षित अवशेषों को जो पृथ्वी की सतहों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी, मतलब कुछ जीवों के अवशेष जो बचे रहते हैं पृथ्वी की सतहों में पाए जाते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, या ऑप्शन बी साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, ऑप्शन सी जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, ऑप्शन डी अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनकी विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। यही सही है, ठीक है। बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता और उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण की वर्गीकी या वर्गीकरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये तो आया ना समझ में, बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य ये याद रखने वाली बातें हैं, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर, है ना, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य यही है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है ऊतक विज्ञान,
ठीक। अगला प्रश्न है, जानवरों के उनके पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के, ठीक है, जानवरों के पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शन ए में क्या है? एंथोलॉजी। ऑप्शन बी में एंटेमोलॉजी। ऑप्शन सी में क्लाइमेटोलॉजी। ऑप्शन डी में इकोलॉजी। तो जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी परिस्थिति, ठीक है, इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी में जानवरों एवं उनके पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर 32 है। अगला प्रश्न हमारा 32वां नंबर का है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी और लाल, नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी सेंथोफाइल्स, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो किसके कारण होता है? पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। एंथोसाइनिन की उपस्थिति, कुछ इमेजेस है, देख लीजिए। मतलब पौधों के रंग, एक वर्णक का नाम है एंथोसाइनिन, ठीक है, फलों के रंग, ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण संभव है। पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण संभव है? तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण किसी भी फल या फलों के समूह में, कोई भी प्रकार के फल में नीला, बैंगनी, लाल या फ्लेवोनाइड वर्णक की उपस्थिति, ठीक है, में एंथोसाइनिन के कारण ही ये रंग दिखाई देता है, ठीक है। एंथोसाइनिन जामुन, प्यार, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है, ठीक है। एंथोसाइनिन में मौजूद फ्लेवोनाइड्स आपके शरीर को कई गंभीर बीमारियों से रोकता है या बचाने में मदद करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण फलों में मौजूद फ्लेवोनाइड्स आपके शरीर में होने वाले गंभीर बीमारियों से बचाने का काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो सभी जानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तियों को हरा रंग, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन सही टिक करना है, ठीक है। पहले ऑप्शन पढ़ना है, पानी, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, यूरिया। तो नाइट्रोजन हो ही नहीं सकता, यूरिया तो नहीं है, पानी भी नहीं है। पत्तियों का हरा रंग का कारण क्या है? क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले, ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी लैक्टोज, ठीक है। तो क्या आएगा? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ठीक है, प्लांट में पूछा गया है, ठीक है, तो सेल्यूलोज, ठीक, सेलुलोज। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, रक्त और हड्डियों के उदाहरण हैं, ठीक है, रक्त और हड्डियों के उदाहरण है। ये कुछ क्वेश्चन है जो साइटोलॉजी से लिया गया है, ठीक है। अभी एमसीक्यू इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको एक बेस पता चले और एमसीक्यू में मतलब आपको समझने में भी आसानी हो, और थ्योरी समझना है तो आगे की सेशन में थ्योरी में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले बेस समझ में आना चाहिए, तो बेस समझने के लिए पहले हम एमसीक्यू करा रहे हैं ताकि एमसीक्यू से पता चल जाता है कि किसी भी प्रश्न या किसी भी परीक्षा की लेवल क्या हो सकती है, ठीक है, ठीक है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? रक्त और हड्डियों का उदाहरण है, ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी एपिथेलियम
ऊतक, ऑप्शन सी क्या है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, और ऑप्शन डी क्या है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह, मतलब किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और जिनकी उत्पत्ति एक समान होती है तथा वे एक विशेष प्रकार के, मतलब क्या है, एक समान कोशिकाओं से मतलब बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। ठीक है, तो एक ही समान मतलब उत्पत्ति एक ही समान होता है, जिनकी उत्पत्ति एक ही समान होता है, एक विशेष कार्य करता है। ठीक है, एक ही कार्य करता है, एक टिश्यू से क्या होता है, एक ही कार्य होता है। ठीक है, तो कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करता है, मतलब एक ही समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। ठीक है, रक्त और हड्डी संयोजी ऊतक, मतलब रक्त और हड्डी किसका उदाहरण है, संयोजी ऊतक का। ठीक है, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, एपिथेलियम, एपिथेलियम ऊतक, मतलब जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक का क्या नाम है, एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम। और मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो रक्त और हड्डी के उदाहरण क्या है, संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक रक्त और हड्डी का उदाहरण है। ठीक है, हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। ठीक है, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा अंग है, पेट, त्वचा, गुर्दा, दिमाग, तो सबसे बड़ा अंग त्वचा। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। ठीक, यह शरीर का बाह्य आवरण होती है, त्वचा, त्वचा शरीर का बाह्य आवरण होती है। त्वचा हमारे शरीर में बाह्य आवरण होती है, जिसे वातावरण या एपिडर्मिस, वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, यही इसी बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, मतलब त्वचा की बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, ठीक है, त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत है। ठीक है, त्वचा उपकला की कई परतों द्वारा निर्मित होती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, कई परतों के ऊतकों कई ऊतकों की कई परतें होती है त्वचा में, है ना। और सबसे बड़ी अंग क्या है, हमारे शरीर में सबसे बड़े अंग है तो क्या है, त्वचा। ठीक, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है, निम्न में से कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है, पशु ऊतक नहीं है, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, या इनमें से सभी। ठीक है, तो पशु के शरीर या पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक तथा उपकला ऊतक, चारों पशु के ऊतक हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह दिया है, पेशी ऊतक पाया जाता है, उपकला ऊतक पाया जाता है, संयोजी ऊतक पाया जाता है, तो इनमें से सभी। ठीक है, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। ठीक है, चारों पशु ऊतक है। ठीक है, याद रखेंगे, पेशी ऊतक भी, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक चारों पशु के ऊतक है, मतलब ये पशु के शरीर में पाए जाने वाले ऊतक हैं। ठीक है, किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। ठीक है, भेजे जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। ठीक है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। ठीक है, जैसे कि पता है जाइलम और फ्लोएम, तो यहाँ सिर्फ फ्लोएम पूछा है तो हम फ्लोएम के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाइलम से भी क्वेश्चन है तो उसमें बात करेंगे। पहले फ्लोएम का क्या कार्य है। फ्लोएम का कार्य क्या है, मतलब पौधों की जड़ और
पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लोएम। ठीक है, यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, एक संचयन ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचय प्रदान भी करता है। ठीक है, तो पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पौधों में फ्लोएम का कार्य है पौधों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को, ठीक है, खाद्य पदार्थों का परिवहन, ठीक है, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, मतलब खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, केवल पेक्टिन, मुरेन, काइटिन, ठीक है, ये नहीं है। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, और मुख्यतः आज का जो एमसीक्यू है, बहुत से एमसीक्यू ऐसा है कि साइटोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, और पादप सेल से, मतलब पादप कोशिका से भी कुछ प्रश्न लिया गया है। ठीक है, और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये भी बहुत जरूरी बातें हैं, जानना है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये इमेजेस देखोगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो ये सब समझ में आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? ठीक है, किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की छाल, ये पादप ऊतक चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो नारियल के छालों का निर्माण स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, याद रखेंगे, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक द्वारा होता है। स्क्लेरेनकाइमा कोशिका पौधों की जड़ों तथा तनों में मौजूद होती है। कहाँ मौजूद होती है? स्क्लेरेनकाइमा कोशिका पौधों की जड़ों व तनों में मौजूद होती है। यह कोशिकाओं में कोशिका भित्ति द्वारा होता है। ठीक है, जो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और लिग्निन से बनी होती है। ठीक है, और इसकी सहायता से, इसी कोशिकाओं की सहायता से पौधे के ऊतकों को सहायता प्रदान करती है। प्रश्न है नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, याद रखेंगे स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अगला प्रश्न है एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम को और क्या बोला जाता है? एंजाइम मूलतः होते हैं, एंजाइम को प्रोटीन बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए, ठीक है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीन एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी एनोटेशन, ऑप्शन सी सीक्वेंस असेंबली और ऑप्शन डी प्रोटियोमिक्स। ठीक है, तो डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी याद रखेंगे, एनोटेशन को द्वारा जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया एक प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग कहा जाता है? डीएनए के भाग को कहा जाता है क्रोमोसोम, नाभिक, केंद्रक या जीन। तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी केंद्रक या ऑप्शन डी जीन। ठीक है, तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। ठीक है,
जीन कहा जाता है या जीन कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। ठीक है, यह आनुवंशिकता का भी मूल इकाई होता है। जीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आनुवंशिकता का मूल इकाई क्या है? जीन। ठीक है, आनुवंशिकता का मूल इकाई जीन है। तो जीन प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के मुख्य भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अगला प्रश्न है आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? कल प्रश्न में देखे थे डीएनए का पूर्ण रूप, आज का प्रश्न है आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड, बी रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, और डी क्या है? रिबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लियर एसिड। तो क्या है आरएनए का फुल फॉर्म? याद रखेंगे, आरएनए का नाम पूछे मतलब बार बार इसे पूछा जाता है एग्जाम में। आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है, एक पॉलीमोरिक अणु है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनी क्षारक, एक राइबोज शर्करा तथा एक फास्फेट शर्करा। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनी क्षारक और एक राइबोज शर्करा तथा एक फास्फेट शर्करा होता है। इसमें पिरामिडिन थायमिन के स्थान पर यूरोसिल होता है। ठीक है, यूरोसिल होता है आरएनए में। ठीक है, और डीएनए में क्या पाया जाता है? डीएनए में पिरामिडिन थायमिन डीएनए में, लेकिन आरएनए का बात किया जाए तो यूरेसिल आरएनए में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन क्या है? ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन डी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी क्या है? केसिन। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी केसिन। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है केसिन। ठीक, अगला प्रश्न है द्विखंडन द्वारा खाली स्थान का प्रजनन होता है। ऑप्शन ए प्लानेरिया, ऑप्शन बी, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है, ये बी ये सी। ठीक है, ऑप्शन ए प्लेनेरिया, ऑप्शन बी लिवर फ्लूक, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम और ऑप्शन डी क्या है? अमीबा। तो द्विखंडन द्वारा खाली स्थान का प्रजनन होता है। ठीक है, पिछले सेशन में भी इस क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए थे। तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन व विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। और ठीक है, अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त होती है। अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। ठीक है, तो द्विखंडन द्वारा खाली स्थान का प्रजनन होता है अमीबा। ठीक है, अमीबा, ऑप्शन डी अमीबा, या पैरामीशियम भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? अमीबा। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव है अमीबा, है ना। तो एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन किसी भी तल से कर सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी। ठीक है, याद रखेंगे। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी
रतौंधी, ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी, ठीक। आया समझ में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यहाँ पाचन तंत्र का हिस्सा पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है? यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी हृदय, और ऑप्शन डी क्या है? मुंह। तो पाचन तंत्र का हिस्सा क्या है? मुंह भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। और यकृत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। अमाशय भी पाचन तंत्र का हिस्सा, लेकिन हिस्सा नहीं है, तो क्या नहीं है? हृदय, ठीक है। हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है हमारा, ठीक है। लास्ट, सॉरी, दांत का एनेमल किससे बना है? दांत का एनेमल किससे बना है? तो किससे बना है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, और ऑप्शन डी कैल्शियम फास्फेट। तो दांत के एनिमल किससे बना है? ठीक है, दांत के एनिमल कैल्शियम फास्फेट, है ना। याद रखेंगे, दांत के एनिमल किससे बना है? एनिमल पूछा है, ठीक है। एनिमल एक परत का नाम है, एनिमल, ठीक है। दांत के एनिमल कैल्शियम फास्फेट से बना है। दांत के एनिमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांत 3 परतों का बना होता है, ठीक है। दांत 3 परतों का बना होता है। ठीक है, दांत 3 परतों का बना होता है। और ऊपरी परत, ठीक है, ऊपरी परत जो सबसे कठोर होती है उसे एनेमल कहा जाता है, ठीक है। सबसे ऊपरी परत को एनेमल कहा जाता है, ठीक है। नीचे की परत को डेंटाइन कहते हैं। नीचे की परत को, जस्ट नीचे वाली परत को क्या कहा जाता है? ठीक है, नीचे वाली परत को डेंटाइन, ठीक है। और सबसे नीचे परत को पल्प कहा जाता है। सबसे नीचे परत को पल्प कहा जाता है, डेंटाइन, और सबसे नीचे परत को पल्प कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, दांत के एनिमल किससे बना होता है? दांत के एनिमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ये पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ये भी याद रखना है कि दांत कितने परतों से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो आप, ठीक है, उसको जानेंगे। एनिमल सबसे ऊपरी परत है जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ठीक है। थैंक यू। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। थैंक यू।